बढ़िया है सर, आपका आशीर्वाद है, आप लोग का प्रेम स्नेह इसी प्रकार बना रहे, हम लोग का तबीयत भी सही रहेगा। ठीक है, सब कुछ सही रहेगा। आइए हम लोग जो पिछले भाग में पढ़ा था हम लोगों ने, जिन पियाजे के सनातन विकास को पढ़ रहे हैं इस समय, तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग आगे चढ़ते हैं। मैथ ई क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक, हम लोग चलते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक ऊपर हो गया, लग रहा है लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक, जिसमें से आप लोग को बताया गया है कि इनके पूरे सिद्धांत को, इन्होंने अपने सिद्धांत को मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं में बांटकर बताया है, अध्ययन किया है दोस्तों। तो हम लोग पहली अवस्था को पढ़ लिए थे, दूसरी अवस्था हम लोग की विशेषता के रूप में चल रहे थे। दूसरी अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, जिसका समय है 2 से 7 वर्ष। इसमें हम लोगों ने कुछ विशेषता को देख लिया था, कुछ बचा है। जैसे इसमें है अविलोम्यता, अविलोम्यता या ऐसे ही अपलटावी कहते हैं, या ऐसे ही अपलटावी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इनरिवर्सिबिलिटी। ठीक, अपलटावे का मतलब होता है बच्चा जिस मूल बिंदु से आगे चला जाता है वापस उस मूल बिंदु पर नहीं आ पाता है, इसे कहते हैं अपलटावी अवस्था। बच्चा इस अवस्था में मानसिक रूप से इतना परिपक्व समझदार नहीं हुआ रहता कि बच्चा जिस मूल बिंदु से आगे चला गया पुनः उस मूल बिंदु से वापस नहीं आ पाता है, इसे कहते हैं अपलटावी अवस्था। ठीक है, यह मुख्य रूप से किस में होता है? शब्दों और अंकों में होता है। यह मुख्य रूप से शब्दों और अंकों में होता है। ठीक, जैसे हम लोगों ने देखा 2 × 4 = 8, तो बच्चा इसी को 4 × 2 नहीं बता पाएगा। ठीक है, यह समस्या में पड़ जाएगा। जैसे हम लोगों ने वह से वकील बनाया, इसके पश्चात क से कबूतर बना दिया। अगर बच्चा से पूछेंगे बेटा वह से वकील कहाँ गया, तो वह नहीं बता पाता है, नहीं समझ पाता है, इतना वह मानसिक रूप से परिपक्व समझदार नहीं हुआ रहता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, अगली विशेषता को देखते हैं। इसी में है संरक्षण का अभाव। दूसरा है संरक्षण का अभाव। कहने का मतलब बच्चा जो होता है अपने ज्ञान को ज़्यादा लंबे समय तक रोक नहीं पाता है, संरक्षित नहीं कर पाता है, इसे कहते हैं संरक्षण का अभाव। ठीक है, अगली विशेषता हम लोग देखते हैं सही अनुपात की कमी। सही अनुपात की कमी, जैसे आपके सीट में कई बार यहाँ से प्रश्न आया हुआ है कि बच्चे का रत्नाकर तिवारी भैया राधे राधे, पूजा यादव जी गुड इवनिंग, अमित यादव राधे राधे भैया, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इज क्लासेस में दोस्तों। ठीक है, तो सही अनुपात की कमी आपके पेपर में आया था कि एक लंबे पात्र में पानी की मात्रा उतनी ही है जितना कि एक चौड़े पात्र में पानी की मात्रा है। ठीक, अब बात बताइए आप लोग कि बच्चा वह किस अवस्था में है? जीन पियाजे के अनुसार शबनम खातून राधे राधे, हरिंदर कुमार गुड इवनिंग,
तो यहाँ पे आप बताइए, जिन पियाजे ने यह पूछा था कि आप बताइए जो बच्चा होता है सही अनुपात का अंतर नहीं कर पा रहा है, जिन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में है, तो सही अनुपात का अंतर नहीं कर पा रहा है, तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए, थोड़ी यार तबीयत डाउन होने की वजह से, ठीक है, कुछ बदलाव अगर आप लोग को लग रहा हो तो लग रहा हो, लेकिन मैं पूरा 100% आपको, मेरे पास जो है हम लोग के पास रहते हैं, आपको देने की कोशिश किया जाता है। ठीक, सही अनुपात की कमी, इसके पहले कुछ देखे क्या हो गया था, जीववाद हो गया था इसके पहले भी। ठीक है, केंद्रीकरण हो गया था, बहुत सी विशेषताएं से पहले भी हो गई थी। ठीक है, तो जीववाद का मतलब होता है बच्चा सभी वस्तुओं को सजीव समझता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है बच्चा एक बार में एक ही। रत्नाकर तिवारी जी, आपका स्नेह बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आइए चलते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग को लेना हो तो ले लीजिए। चलते हैं तीसरी अवस्था, हम लोग चलते हैं जो जिन पियाजे की तीसरी अवस्था है। ठीक, आप लोग अपने मित्र दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आए। चलिए आगे चलते हैं, तीसरी अवस्था को लेकर हम लोग देखते हैं। तीसरी अवस्था है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो समय जिन पियाजे ने बताया है वह बताया है 7 से 11 वर्ष। ठीक, इसमें जो मूर्त है इसका मतलब होता है, इसी को कहते हैं तार्किक। बच्चा इस अवस्था में पहुंचता है तो वह लगभग किसी कार्य को करने के पहले तर्क वितर्क करने लगता है कि भैया इस कार्य का परिणाम क्या होगा, मैं इस कार्य में मुझे लाभ होगा या हानि होगा, इत्यादि बातों को वह समझने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। जी भैया रत्नाकर जी, ठीक है, तो इसे कहते हैं तार्किक अवस्था। मतलब बच्चा के सामने जो, जैसे मान लीजिए यह बच्चा है, इसके सामने जो भी वस्तुएं रखी रहेंगी, वस्तु मान लीजिए यह कोई है, इसके विषय में तर्क वितर्क कल्पना चिंतन इत्यादि कर सकता है। इसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वही वस्तु यहाँ से आप हटा देंगे तो वह मानसिक रूप से इतना परिपक्व नहीं हो पाया है अभी कि वह इस वस्तु के विषय में सोच समझ या समझ पाए। ठीक, चलिए इसमें विशेषताओं को देखते हैं। तो इसके पिछली वाली विशेषताओं में बच्चा जो जो कार्य नहीं कर पा रहा था, इसमें वह लगभग करने लगता है। ठीक है, देखिए जैसे सही अनुपात का अंतर करने लगता है, सही अनुपात का अंतर करता भी है और नहीं भी, मतलब दोनों करने लगता है। ठीक है, अगली विशेषता है संरक्षण करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा एक समय में अपने ध्यान को, जो ज्ञान है, कुछ लंबे समय तक स्थिर रखने, संरक्षण की अवस्था। अगला है विलोमीयता आने लगती है इसमें, मतलब जो बच्चा होता है वह मूल बिंदु से आगे भी जाता है और आगे से पुनः वह मूल बिंदु पर वापस आ जाता है। इसे कहते हैं पलटावे या विलोमिता। इसमें बच्चा दोनों करने लगता है क्योंकि वह मानसिक रूप से अब परिपक्व और मजबूत हो रहा है। ठीक है, काफ़ी बातों को वह समझने लगता है, करने लगता है। अगला है वर्गीकरण। अगली विशेषता है श्रृंखला निर्माण। अगली विशेषता है श्रृंखला निर्माण हो गया। अगली विशेषता है गणितीय संक्रिया।
गणितीय, संक्रिया इत्यादि बातों को समझने लगता है, कार्य को करने लगता है। जैसे यहाँ पे वर्गीकरण है, तो आप विभिन्न वस्तुओं के एक साथ दे देंगे। अनिल कुमार, राधे राधे भैया, आकाश यादव, हाय सर, हाय भैया, ठीक है। तो जो बच्चा होता है वह इसमें वर्गीकरण करने लगता है। आप विभिन्न वस्तुओं को, असमान वस्तुओं को एक साथ बालक को दे देंगे। जैसे आपने त्रिभुजाकार, गोलाकृति, चतुर्भुज, गोलाकृति, विभिन्न वस्तुओं को खटभुज एक साथ आप लोगों को दे देते हैं, तो बच्चा इतना समझदार हो जाता है। समान वस्तुओं के एक क्रम में, असमान वस्तुओं के एक क्रम में वह रखने लगता है। इसे ही कहते हैं वर्गीकरण करना, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, समान वस्तुओं को एक लाइन में, ठीक, और असमान वस्तुओं को एक क्रम में वह रखने लगता है अपने संज्ञान व सूझ द्वारा। श्रृंखला निर्माण कहने का मतलब बच्चा वह समझने लगता है कि जो भी वस्तुएं पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वह सभी एक क्रम में आती हैं, जो श्रृंखला का निर्माण होता है। जैसे एक के बाद ही दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद ही चार आएगा, इत्यादि की बातों को वह सोचने समझने लगता है, ठीक। तो यह थी कुछ विशेषताएं मूर्त या ठोस संज्ञात्मक अवस्था की। चलिए आगे चला जाए। अगली अवस्था कौन सी है आप लोगों की, कमेंट करिए आप लोग। जिन पियाजे के अनुसार अगली अवस्था कौन सी है? अगली और अंतिम अवस्था है, कमेंट करिए आप लोग। जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं या जुड़े हुए हैं वो लोग कमेंट के माध्यम से बताइए अगली और अंतिम अवस्था है। चलिए, औपचारिक रत्नाकर तिवारी जी भैया, औपचारिक या इसी को कहते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था, जिसका समय है 7 से 11 वर्ष, ठीक। औपचारिक या अमूर्त चिंतन की अवस्था, कहने का मतलब आप लोग औपचारिक शब्द कई बार सुने होंगे। एक होता है, देखिए हमारी जो शिक्षा होती है वह कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, हम जोड़ के बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। एक होता है औपचारिक शिक्षा, और एक होता है अनौपचारिक शिक्षा, और एक होता है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक या इसी को बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा, ठीक। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? जब किसी निश्चित स्थान पे, निश्चित समय पर, निश्चित सिलेबस के अनुसार GT2G, ठीक है, 11 से 15 वर्ष। औपचारिक का मतलब होता है जब हम किसी निश्चित स्थान पर, निश्चित समय और निश्चित विषय वस्तु के अंतर्गत हम पढ़ाई को अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है ना तो कोई स्थान फिक्स हो, ना तो कोई समय फिक्स हो, ना तो कोई हमें सिलेबस फिक्स हो, हाँ भैया आपके इसके अंतर्गत ही आपको पढ़ाई करनी है, उसे कहते हैं अब अनौपचारिक शिक्षा। ये आपका मुख्य रूप से आपके परिवार में होता है या समाज में होता है। और इस प्रकार शिक्षा, औपचारिक शिक्षा क्या होती है? विद्यालय में होती है। और जो अंतिम है, अगली है निरौपचारिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा। जैसे ये जो हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन जो व्यवस्था हो गई, या लैपटॉप के माध्यम से जो दूरस्थ शिक्षा, जैसे आपका इग्नू है, ठीक है। इसी तरह बहुत से संस्थान हैं जो अपना दूरस्थ शिक्षा का व्यवस्था किए हुए हैं। तो जो यहाँ पे औपचारिक शब्द आया है, मैं अब इसको बता रहा हूँ। इसका आप लोग क्या समझ? निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित सिलेबस के अनुसार किया जाता है अध्ययन। तो वही अर्थ यहाँ भी लगाएंगे हम लोग, और उसका अर्थ भी यही होता है जब बच्चा अपना कोई भी कार्य नियम पूर्वक करने लगता है, कि सिद्धांत के अनुसार कार्य करने लगता है, कि भैया जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसी कार्य को करूँगा, मानसिक रूप से इतना परिपक्व होने लगता है। यह है भैया 11 से 15 है, ठीक है। इसका जो समय है वह 11 से 15 है।
अगली अवस्था का जो समय था वही छूट गया था, वही रह गया था। ठीक है, जो औपचारिक शब्द आया है इसका मतलब ये होता है बच्चा इस अवस्था में विभिन्न कार्यों को, वह विभिन्न समस्याओं को नियम के अंतर्गत, सिद्धांत के अंतर्गत करने लगता है। ठीक है, इसकी विशेषता को हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो बच्चा होता है कल्पना, चिंतन इत्यादि क्रियाओं को करने लगता है, इसे कहते हैं औपचारिक या अमूर्त चिंतन की अवस्था। ठीक, जहाँ पे आपको कल्पना लग जाए, समझ लीजिए बच्चा किस अवस्था में चला गया है, वह लगभग किशोरावस्था में आने लगा है, आ चुका है। उसी अवस्था में जो बच्चा होता है अमूर्त चिंतन या कल्पना इत्यादि को कर सकता है। यह एक मानसिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अगला है सृजनात्मकता। अगला है समस्या समाधान। ठीक है, तो बच्चों के अंदर कल्पना चिंतन करने लगता है, बच्चों के अंदर सृजनात्मकता आने लगती है। ठीक है, और बालक जो होता है अपने समस्याओं का समाधान स्वयं से लगभग करने लगता है। ठीक है, वह शरीर द्वारा, मस्तिष्क द्वारा, दोनों द्वारा वह अपने समस्याओं का समाधान करने लगता है। ठीक, एक शब्द आया है सृजनात्मकता। कहने का मतलब जो बालक क्या होते हैं, अपसारी चिंतन युक्त होते हैं। अपसारी चिंतन युक्त बालक जो होते हैं उसे कहते हैं सृजनात्मकता। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। अपसारी में जो बात होती है, आप लोग विज्ञान में पढ़े होंगे, अपसारी किरण, अभिसारी किरण। ठीक है, अपसारी किरण की जो होती है यह एक मूल बिंदु से, इसके प्रकाश की जो होते हैं वह बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक, और इसके जो उदाहरण है वह है सूर्य का प्रकाश और टार्च का प्रकाश, इसके उदाहरण हैं। वो एक होता है अभिसारी किरण, विभिन्न स्थान के प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर रुक जाती हैं, इसे कहते हैं अभिसारी किरण। ठीक, तो यह जो आपका आएगा, आपके रेटिना पे जो प्रकाश की किरणें आके रुकती हैं, यह उसका उदाहरण है। किस पर? रेटिना पर। ठीक, तो अब यहाँ पे हम चिंतन से सीखते हैं। जो अपसारी चिंतन बालक होते हैं वो बहिर्मुखी बालक होते हैं। ठीक है, अपने समस्याओं का समाधान नए नए विचारों के माध्यम से, नए नए नियमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। ठीक, और जो अपसारी चिंतन बालक होते हैं ये अंतर्मुखी बालक होते हैं, और ठीक है अपने समस्याओं का समाधान पुराने नियमों परंपराओं पे आधारित वह करते हैं, कोई नई खोज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए ये था आपका औपचारिक अमूर्त चिंतन की अवस्था की कुछ विशेषताएं थी। यहाँ तक किसी कोई समस्या, कष्ट, तकलीफ, परेशानी आप लोग बता दीजिए, कमेंट करिए आप लोग। कोई दिक्कत, आगे चला जाए? जी बिल्कुल ठीक है स्वीता रघुवंशी, धन्यवाद। अबकल अहमद, गुड इवनिंग भैया। रत्नाकर, धन्यवाद। टीटू भैया, तो आगे चला जाए? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जिन पियाजे कुछ महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग किए हैं। ठीक है, इनका ये जो सिद्धांत है, इनकी तीसरी पुस्तक है, उसी में इनका ये सिद्धांत आया है। हेडिंग बना लीजिएगा या जानते रहिए महत्वपूर्ण बिंदु। इस सिद्धांत संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको देख लेते हैं। बुक है इनकी साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, यह इनकी पुस्तक है। इसी पुस्तक में सिद्धांत दिया गया है। ठीक, और इन्होंने अपना, इनका एक कथन है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। क्या? बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण
जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक, अगला इनका पॉइंट है। अच्छा, ये जो बच्चा एक सब वैज्ञानिक शब्द प्रयोग किए हैं, ये कहते हैं जिस प्रकार से वैज्ञानिक जो होते हैं कोई भी कार्य करने के पहले तर्क वितर्क सोचते नहीं है, उसका परिणाम क्या होगा, वह केवल प्रयोग करते जाते हैं। बालक भी कोई कार्य करने के पहले उसका परिणाम नहीं जानता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि इरफान नाम का एक बालक है, वह किसी खिलौनों पर तोड़ के फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब ऑप्शन में था आपके कि इरफान को खिलौना नहीं देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन था इरफान एक शरारती लड़का है, इरफान के अंदर वैज्ञानिकता का विकास हो रहा है, और इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें वह सही होगा, इरफान के अंदर वैज्ञानिकता का विकास हो रहा है। ठीक, अगला है पियाजे के सभी चरण गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं। गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे बुजुर्गों से प्रकार एवं मात्रा में अलग सोचते हैं। ठीक, एक शब्द है प्रकार, यह शब्द है मात्रा। ये अब की बार सीटेट 2000 में आया हुआ था, जो अभी सीटेट हुआ है उसमें यह क्वेश्चन हूबहू पूछ लिया था। कमज़ोर हो गया है मेरा, कहाँ है चेंज मार्कर। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो बुजुर्गों से प्रकार एवं मात्रा में अलग सोचते हैं। ठीक, अब दिख रहा होगा आप लोग को, प्रकार एवं मात्रा में अलग सोचते हैं। पियाजे के सभी चरण स्थिर एवं क्रमिक एवं व्यवस्थित हैं। कहने का मतलब है इनके जितने भी चार चरण दिए गए हैं उनके चरण के क्रम को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। जो जिस चरण में है उसका वह सही मात्रा में है, और हम लोग व्यवहारिक जीवन में देखें तो भी सही है। प्रत्येक अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं जो उसी अवस्था में पाई जाती हैं। इसके अलावा उन्हें एक शब्द और बोला है, एक कथन और है कि मेरे द्वारा जो अवस्थाएं में विशेषताएं बताई गई हैं, जरूरी नहीं कि वह उसी अवस्था में दिखाई दें। कुछ विशेषताएं अगली या पिछली अवस्थाओं में भी देखी जा सकती हैं। ऐसा उन्होंने साफ साफ अपने किताब में लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें हैं कि उन्होंने अपने पुत्री और अपने भतीजी पर कई वर्षों तक, माना जाता है 30 वर्षों तक अध्ययन किया था लगातार, तब जाके यह सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत को पढ़ करके महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इनके सिद्धांत की प्रशंसा की है कि मानना पड़ेगा जीन पियाजे को कि बालक की मानसिक अवस्था को इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया है, या विशेषता को बताई है या बांटा है। ठीक, और अच्छा आप लोग बताइए अल्बर्ट आइंस्टीन का जो क्या प्रयोग किए थे, क्यों इतना प्रसिद्ध हुए थे। आप लोग जितने भी लाइव हैं केवल एक सवाल बताइए कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे वह कौन सा सिद्धांत दिए थे। छह लोग लाइव हैं भैया, कमेंट करिए।
उनके सिद्धांत का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन का E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc। जी रत्नाकर जी, बोर्ड पर क्लियर नहीं दिख रहा है, अब देखिएगा भैया, अब मार्कर हम बदल लिए हैं, अब देखिएगा। ठीक, E बराबर mc स्क्वायर, यही है अल्बर्ट आइंस्टीन का सूत्र, जो कि यह सूत्र देने के बाद वह पछता रहे थे, क्योंकि इसी सूत्र पे आधारित किसका, परमाणु बम का आविष्कार हुआ है। परमाणु बम का आविष्कार हुआ है, उनके जाते टाइम इसका आविष्कार हो गया था, इसलिए वह पछता रहे थे कि मैं झूठे ही यह सूत्र का प्रतिपादन कर दिया। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा। ठीक, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें विदाई दीजिए और बताइए कि कैसा रहा आज की क्लास। आपका एक अच्छा कमेंट हम लोग को और अच्छा पढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है या उत्तेजित कर सकता है। ठीक, कमेंट करिए। ये जिन ब्याज समाप्त हुए, अब अगला कौन सा सिद्धांत पढ़ाया जाए, जो आप लोग कहिए। अगली क्लास में आप लोग की कौन सा सेवा की जाए, बाल विकास में या किस चैप्टर को शुरुआत किया जाए, आप लोग कमेंट के माध्यम से तुरंत बताइए। धन्यवाद। अकबल अहमद जी, कौन सा चैप्टर शुरुआत किया जाए अगली वीडियो में या अगले भाग में। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर आप, रत्नाकर तिवारी जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, शब्दों हमारे पास नहीं है, जो आपकी दिवाली आ रही है काजल बन जाई। कहाँ है काजल बन जाए भैया, अमित जी। थांडाई को पढ़ाया जाए, मतलब अधिगम को शुरुआत किया जाए। थांडाई महोदय हमारे आपके अधिगम में आते हैं। प्रणाम सर, कैसे हैं आप, विशाल जौनपुर। भैया बढ़िया है, आप सबके आशीर्वाद से। अमित यादव, राधे राधे। चलिए, तो थांडाई को पढ़ाने के लिए हमें अधिगम को शुरुआत करना पड़ेगा। तो जो ये पोर्शन जो शुरू किए हैं, इसको समाप्त कर देते हैं। हम लोग कल पढ़ेंगे, मिला जुला के कल वायुगोष्ठी को पढ़ लेते हैं। ठीक, एक दिन कोहल वर्ग को पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग का चलेगा अधिगम। जैसे मतलब जो शुरू हो तो एक तरफ से शुरू हो और क्रमिक रूप से शुरू हो। अधिगम एक लंबा पोर्शन है, ठीक है, जिसमें से हमें आपको 8 से 9 सिद्धांत पढ़ने हैं। फिर लॉरेंस कोहल वर्ग को शुरू किया जाए। ठीक है, कोहल वर्ग को ही पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद वायुगोष्ठी को शुरू किया जाएगा। ठीक, और अधिगम को हमें आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस अधिगम नामक चैप्टर से चाहे जो परीक्षा हो, टेट, सीटेट, सुपर टेट, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स रहता है। सीटेट में तो कम, लेकिन यूपी टेट में, सुपर टेट में, रीट में, एच टेट में यहाँ से प्रत्येक बार 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कोहल वर्ग को। इसी के साथ विदाई लेते हैं आप लोगों से, और मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो, आज की क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। सिलेबस का अनुसार चलिएगा। ठीक है, रोहित मौर्य जी, रत्नाकर तिवारी जी। जी भैया नमस्कार, आप सभी को शुभ रात्रि। आप लोग की रात जो हो अच्छी हो। ठीक है, चलिए नमस्कार। आज आप लोग का सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। जय हिंद सर, जय हिंद भैया।